हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। अब बच्चों, लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइट। तो हम बोलेंगे लाइट एक टाइप की एनर्जी है जिसके कारण सेंसेशन ऑफ विजन पॉसिबल है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच सेंसेशन ऑफ विजन इज़ पॉसिबल। ठीक है, अगर ये लाइट नहीं होगी तो हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी जैसे सपोज करो कि मैं इस रूम की लाइट अगर बंद कर दूं, इस रूम की लाइट अगर बंद कर दें तो क्या यहाँ पे डार्कनेस हो गई? ठीक है, अभी दूसरी ओर लाइट्स भी अगर मैं बंद कर दूं तो ये डार्कनेस क्या होगी? और ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप मुझे देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप किसी डार्क रूम में अगर एंटर करो, उस डार्क रूम में जब आप एंटर करते हो तो क्या किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो? क्लियरली नहीं देख पाते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? स्विच ऑन करना पड़ता है। किसका? लाइट का। तो लाइट क्या हुई? एक टाइप की एनर्जी हुई जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब जब लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लाइट किस टाइप से मूव करेगी ये भी देखेंगे। बच्चों, लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। जैसे कि सपोज करो एक लाइट सोर्स है, वो किसी हाइट पे, अब वहाँ से लाइट नीचे आ रही है तभी आप उस पर्सन को देख पा रहे हो जिसको आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट के नेचर की बात करें, लाइट का नेचर कैसा होता है? लाइट का नेचर जो होता है वो डुअल होता है। दो टाइप के नेचर शो करता है। कौन कौन से नेचर? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। एक मिनट बच्चों, लाइट एक टाइप की क्या होती है? रे होती है जो हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट चलती है। अब ये पार्टिकल नेचर क्या है? तो पार्टिकल नेचर और रे नेचर लगभग एक ही चीज़ें हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे हाथ में ये जो मार्कर है ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है। अब इस मार्कर को अगर मैं यहाँ से थ्रो करूँ तो ये कैसा जाएगा? ये बिल्कुल जाएगा इस टाइप से और अपना पाथ जो है वो इस टाइप से कवर करता हुआ गिर जाएगा। क्या ये मार्कर इस टाइप से वेव की तरह जाएगा? क्या वेव की तरह नहीं जाएगा। तो लाइट जो होती है वो कैसे नेचर की होती है? पार्टिकल नेचर की होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है इस टाइप से। तो पार्टिकल नेचर बोलने का मतलब रे नेचर, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी और स्ट्रेट लाइन में चलने के इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है, सब हम पढ़ के चलते हैं। बट छोटी क्लासेस में कुछ और टॉपिक्स पढ़ते थे जिसमें एक टॉपिक आता था डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता था? क्या प्रिज्म में वाइट लाइट को एंटर जब कराते थे तो ये वाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती थी। 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड होती थी और इस 7 कंपोनेंट्स को आप बोलते थे विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये बोलते थे कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि सारी जो लाइट्स हैं या सारे जो कलर्स हैं, इन कलर्स की वेवलेंथ अलग है। अब वेवलेंथ किसके पास होती है? वेव के पास। तो इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे लाइट क्या है? वेव है। तो हम ये बोलेंगे कि लाइट के पास एक और नेचर होता है, वेव नेचर। बस ये है कि लाइट का वेव नेचर डेली लाइफ में देखने के लिए नहीं मिलता है। बस ये जो डिस्पर्जन और रेनबो फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो बाकी लाइट का जो वेव नेचर वो देखने को नहीं मिलता है। लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलने का मतलब कि यहाँ पे दो टाइप के फील्ड होते हैं। बच्चों, एक चार्ज के आसपास जो फील्ड बनता है इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चार्ज जब चलने लग जाए तो चलते हुए चार्ज के कारण या मूविंग चार्ज के कारण एक और फील्ड होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
ये दोनों मिलकर के एक टाइप की वेव बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो सन से जो लाइट हमारे पास आ रही है, सन से लेके अर्थ तक बहुत बड़ा स्पेस ऐसा है जहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। तो सन की लाइट वहाँ से लेके अर्थ तक पहुँच रही है, दैट मीन्स वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट के कौन से दो नेचर्स हो गए, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर वेव नेचर आप इसका 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ओनली इतना सा बताते हैं कि लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है और कौन सी वेव होती है। ये 9th क्लास में दो टाइप की वेव पढ़ी थी, एक पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव। तो ये कौन सी वेव बोली जाएगी, ये बोली जाएगी ट्रांसवर्स वेव। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसमें क्या होता है, सपोज करो कि लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा और वेव का प्रोपागेशन इस डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स तीन चीज़ें होती हैं, एक प्रोपागेशन ऑफ लाइट, सेकेंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, थर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। और ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या पढ़ा था, जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन हो रहा है पार्टिकल उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, प्रोपागेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन उधर प्रोपागेशन की, परपेंडिकुलर है नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसलिए यहाँ पे इसका नेचर कैसा होता है, ये किस टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव। लाइट के दो नेचर हो गए, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। वेव नेचर कब पढ़ेंगे हम, 12th क्लास में। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि लाइट के साथ जो फिनोमिना एसोसिएट होगा वो कौन सा होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट चलेगी। इसके बाद जो एक चैप्टर आएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहाँ पे भी हम डिस्पर्जन देखेंगे, तो वहाँ पे मैं सारे कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग बताऊंगा। अब यहाँ हम जो फिनोमिना पढ़ने वाले हैं लाइट के, वो दो मेन फिनोमिना पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की बात करेंगे आज की वीडियो में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बच्चों आपने ये तो किया ही होगा कि बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया होगा तो बॉल क्या कर जाती है, बाउंस करती है। ऐसे क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब बॉलर एक बॉल को थ्रो करता है, जब सामने बैट्समैन की तरफ थ्रो करता है तो पहले वो क्या करता है, ज़मीन पे मारता है बॉल को, फिर ज़मीन से बॉल कहाँ जाती है, ऊपर बैट्समैन के पास जाती है। तो वहाँ पे बॉल भी क्या हुई है, रिफ्लेक्ट करिए। किस टाइप से, ये बॉल यहाँ पे थी, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर यहाँ आई, इस टाइप से मूव करती है बॉल, ठीक है। ऐसे लाइट के साथ भी क्या होगा कि लाइट भी जब किसी सरफेस पे फॉल होगी, लाइट किसी सरफेस पे फॉल होगी या फिर इंसिडेंट होगी, तो उसके बाद क्या करेगी, वो भी बाउंस बैक करेगी। और लाइट के बाउंस बैक होने की फिनोमिना कोई हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। देखते हैं, ये एक सरफेस है जिसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं। बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होती है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। अभी आपको ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड से लाइट सीधा आपके पास आ रही है, दैट मीन्स कैमरे के पास आ रही है, और कैमरे में जो वीडियो फॉर्म हो रहा है उस वीडियो को ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइट के आर पार देख पाते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख पाते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल के आर पार क्या आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मैंने अपनी फिंगर को
इस टेस्ट ट्यूब के पीछे रखा है। क्या आप मेरी फिंगर इजीली देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो आप मेरी फिंगर क्लियरली नहीं देख पाते। देखो अब आप मेरी फिंगर क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। तो क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्यों? क्योंकि फिंगर से जो लाइट चल रही है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर साइड आ रही है, इधर की तरफ नहीं जा रही है, इसलिए आप मेरी फिंगर नहीं देख पा रहे हो। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइट जो है, इस फिंगर से जो लाइट चली है वो लाइट यहाँ से पहले ग्लास में गई, फिर ग्लास से फिर बाहर निकली, इसलिए आप मेरे इस फिंगर को देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि लाइट बाउंस बैक करेगी। अब यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई, अब ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये हो सकता है कि लाइट सोर्स से आ रही हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हो। इस लाइट को हम बोलेंगे, इस लाइट रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे फॉल होगी उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस सरफेस के, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास हो, इस लाइन को बोला जाएगा नॉर्मल। बच्चों नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही पास होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे भी फॉर्म कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे फॉर्म कर सकते थे, लेकिन नॉर्मल किसको बोला जाएगा? जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगी। बाकी सारी भी नॉर्मल्स होंगी लेकिन रिफ्लेक्शन में उनको काउंट नहीं करेंगे। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट बाउंस बैक करेगी। ठीक है, क्या ये इसी डायरेक्शन में जाएगी? नहीं, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। ये बाउंस बैक करके इस टाइप से किसी डायरेक्शन में जाएगी, जैसे बॉल के साथ हुआ था। इस रे को बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। जैसे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिमिलरली एक एंगल यहां भी फॉर्म होगा, उस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट आई, बाउंस बैक करी, दो एंगल फॉर्म किए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो लॉज हैं। ये दोनों लॉज क्या हैं कि एंगल आई और एंगल आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 0 डिग्री तो ये भी 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का एग्जांपल देखो बच्चों कैसा होगा। मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है, इसको इंसिडेंट रे बोला जाएगा। अब नॉर्मल फॉर्म करें तो नॉर्मल तो क्या होती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाली लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो, तो नॉर्मल भी यहीं पे ही होगी। जो इंसिडेंट रे है वही नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। तो लाइट जो है इस टाइप से आई और इसी टाइप से बाउंस करके ऊपर चली जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इस टाइप से आई और इसी टाइप से चली गई। कैसे पता लगाया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल आई की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है किसके? एंगल आर के। सेकेंड रूल जो होता है वो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो होती हैं वो एक ही प्लेन में लाए करती हैं। ये एक ही प्लेन में लाए करने का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो, ये अगर इंसिडेंट रे है, ये अगर नॉर्मल रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी टाइप से होगी। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं हो सकती, इस टाइप से भी नहीं हो सकती, ऐसे भी नहीं हो सकती। एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, लेकिन ये एक ही प्लेन में लाए नहीं कर रही हैं,
तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं बोला जाएगा इसको, ना ही लाइट इस टाइप का नेचर शो करेगी। लाइट इस टाइप से अगर इंसिडेंट हुई है तो इसी डायरेक्शन में, मतलब इसी प्लेन में, इस डायरेक्शन में चल जाएगी। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ये हमारा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये सारा बेसिक है जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। फिर रिफ्लेक्शन वापस दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है वो देखते हैं। बच्चों क्या होता है, लाइट जिस भी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, अब वो सरफेस का नेचर कैसा है वो मैटर करता है। वो सरफेस अगर प्लेन है, प्लेन बोलने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई चीज़ प्लेन दिखाई दे रही है। जैसे कि ये बोर्ड जो है ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर ना होकर के इरेगुलर होगा। क्यों बच्चों, अगर प्लेन सरफेस होती है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे खुद की इमेज देख पाता, मैं यहाँ पे क्या देख पाता, खुद की इमेज देख पाता। अगर इसकी सरफेस प्लेन होती तो ये दिख प्लेन रही है लेकिन लाइट के लिए प्लेन नहीं है, तो लाइट के लिए कोई सरफेस अगर प्लेन हो तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। तो ये जो बोर्ड है वो ऑप्टिकली प्लेन नहीं है, मतलब लाइट के लिए प्लेन नहीं है, दिख रहा है प्लेन लेकिन लाइट के लिए प्लेन नहीं है। जैसे कोई एक वॉल हो, वो वॉल हमको प्लेन दिख रही है बट ऑप्टिकली प्लेन नहीं है, दैट मीन्स लाइट के लिए प्लेन नहीं है, वहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कौन सी होगी बच्चों, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस ओनली ग्लास होता है, ओनली ग्लास नहीं, ग्लास होता है, ठीक है। अब ग्लास की अगर एक सरफेस को हम पेंट कर दें, ये था ग्लास जो कि ऑप्टिकली प्लेन है, इसकी एक सरफेस को हम पेंट कर दें तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म होती है इसको बोला जाता है मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए मिरर, और बाकी की जितनी सरफेस जो होती हैं, चाहे वो वॉल हो गया, ये बोर्ड हो गया, प्लेन दिख रही हैं लेकिन लाइट के लिए प्लेन नहीं है, मतलब ऑप्टिकली प्लेन नहीं है, वो इरेगुलर सरफेस होंगी। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ऑप्टिकली प्लेन है, और ये नॉट ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कुछ लाइट्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स लाइट जो है वो हम 3 कंसीडर कर लेते हैं, 3 इंसिडेंट लाइट इस टाइप से फॉल होंगी, ये तीनों पैरेलल हैं, तो ये तीनों हो गई इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे नॉर्मल कितनी फॉर्म होगी, 3 नॉर्मल्स फॉर्म होंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जब ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, आई आई आई। अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइन जाएगी वो आई के बराबर का ही एंगल फॉर्म करेगी, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये लाइटें इंसिडेंट कैसे हो रही थी, पैरेलल, रिफ्लेक्टेड कैसे हो रही हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन बोला जाएगा वो बोला जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही थी, मैं अगर इस सरफेस की नॉर्मल देखूं तो इस सरफेस की नॉर्मल ये रही, ये सरफेस जो इस टाइप से इसकी नॉर्मल होगी ये, और इस सरफेस की नॉर्मल देखूं तो वो होगी ये। इस बार तीनों जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू अलग अलग है, I1, I2, I3। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, तीनों में डिफरेंट होगा।
ये हो गया R1, ये हो गया R2 एंड ये हो गया R3। तो बच्चों आप पैरेलल नहीं थी, बट रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं है, ये सारी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है बच्चों, जब तक हमारी आंखों में लाइट नहीं आएगी हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इस कंडीशन में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ठीक है, तो इमेज जो है वो भी क्लियर विजिबल नहीं होगी। अगर मैं इस बोर्ड में देखूं तो शायद आपको इस बोर्ड पे लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, कहीं कहीं पे लाइट दिख रही होगी, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा और एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस रूम में 2 ट्यूबलाइट्स हैं, उन ट्यूबलाइट्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अगर ये कंप्लीट रेगुलर सरफेस होती या फिर ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती तो आप इस बोर्ड पे वो सारी चीज़ें देख पाते जो कि मेरे सामने हैं। ठीक है, आप ये मोबाइल भी देख पाते जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख पाते। अगर ये बोर्ड ऑप्टिकली प्लेन होता तो आप नहीं देख पा रहे हो, दैट मीन्स ये इर्रेगुलर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण हम दूसरी चीज़ें देख पा रहे हैं? आप बोर्ड को क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि बोर्ड पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो बोर्ड के अंदर आप अपनी इमेज देख पाते। एक वॉल पे अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो आप अपनी इमेज देख पाते, आपको घर में मिरर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जहाँ पे भी खड़े होते उस वॉल पे आपको अपनी इमेज दिख जाती। ठीक है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई दे रहे हैं, और मिरर में हमको जो अपनी इमेज दिखाई दे रही है ऑप्टिकली प्लेन सरफेस या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई दे रही है। तो हमारे 2 रिफ्लेक्शन हो गए, रेगुलर, इर्रेगुलर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो 10th क्लास में प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, मतलब एक मिरर में किस टाइप से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है वो बताया। यहाँ पे हमारे जो मिरर्स हैं वो प्लेन मिरर ना होकर के स्फेरिकल मिरर्स हैं। कैसे मिरर्स हैं? स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, एक बार इनकी भी बात कर लेते हैं। बच्चों मैंने ये ले लिया एक स्फेयर। क्या ले लिया? एक स्फेयर। स्फेयर के एक इतने से पार्ट को मैंने कट कर दिया यहां पे। तो ये पूरा स्फेयर था और स्फेयर का जो एक पार्ट होगा उसको बोला जाएगा कर्वेचर। क्या बोला जाएगा? कर्वेचर। आप धरती पे खड़े हो, धरती को कैसा कंसीडर करते हो आप? धरती स्फेरिकल शेप की है, तो धरती के जिस पार्ट पे आप खड़े हो या धरती का जो पार्ट आप देख पा रहे हो वो कर्वेचर देख पा रहे हो। आप पूरी धरती नहीं देख पा रहे हो। पूरी धरती देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्पेस से देखना पड़ेगा धरती को। स्फेयर, कर्वेचर। अच्छा, स्फेयर का सेंटर भी तो होता है, स्फेयर का सेंटर भी होता है, तो क्या इस कर्वेचर का सेंटर होगा? हाँ, इस कर्वेचर का सेंटर होगा। इसको बोला जाएगा सेंटर, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बच्चों इस स्फेयर को हम अंदर से भी पेंट कर सकते थे और बाहर से भी पेंट कर सकते थे। अभी हम मान लेते हैं कि हमने बाहर से पेंट कर दिया। अब बाहर से अगर पेंट किया है तो यहाँ पे भी बाहर से ही पेंट हुआ। तो इस टाइप का यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और पीछे के साइड से जो रिफ्लेक्शन होगा वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। हम यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो इस वाले पार्ट से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? रेगुलर, क्योंकि ये बन चुका है अब मिरर। इस टाइप से अगर हम ये साइन यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं तो ये मिरर को इंडिकेट करता है। कौन से मिरर को? प्लेन को। सरफेस प्लेन होगी बच्चों, प्लेन मिरर नहीं है, सरफेस ऑप्टिकली प्लेन है। ये बात जरूर ध्यान रखना कि स्फेरिकल मिरर्स की जो सरफेस होती है
ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, मतलब यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा बच्चों, ये भी हो सकता था कि हम इसको अंदर से पेंट करते। बस ये दो ही पॉसिबिलिटी तो हैं, या तो पेंट बाहर से करते हैं या पेंट अंदर से करते हैं। तो जब बाहर से पेंट करेंगे रिफ्लेक्शन होगा अंदर वाली सरफेस से, और अंदर से अगर पेंट करेंगे, इनसाइड पेंट करेंगे, तो रिफ्लेक्शन का होगा बाहर से। इस टाइप से हमारे दो स्फेरिकल मिरर्स बन जाते हैं। जहाँ रिफ्लेक्शन अंदर से होता है उसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर, और जहाँ रिफ्लेक्शन बाहर वाली सरफेस से होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और जिस साइड पे रिफ्लेक्शन होगा ऑब्जेक्ट उसी साइड पे रखा जाएगा। जैसे कि ये अगर कॉन्केव मिरर है तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखूँगा, पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखूँगा और यहाँ पे मैं इमेज देखने की कोशिश करूँगा तो नहीं मिलेगी। सिमिलरली ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस करो, लेफ्ट साइड पे प्लेस करो, लेकिन यहाँ पे हमको कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? राइट साइड पे। तो इस मिरर को मैं थोड़ा अलग टाइप से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला पार्ट लिया है मैंने, ठीक है, इस वाले पार्ट को लिया है। देखो अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में प्लेस होगा। यहाँ पे आउटसाइड वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट इस साइड पे रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट दोनों में लेफ्ट साइड पे रखेंगे। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे भी सेंटर होगा, और इसका सेंटर कहाँ पे होगा? इसका सेंटर यहाँ पे होगा। बच्चों देखो ना, यहाँ पे अगर स्फीयर बनाने की कोशिश करूँ तो सेंटर यहीं तो होगा, और यहाँ पे अगर स्फीयर बनाने की कोशिश करूँ तो सेंटर यहीं कहीं तो होगा। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस कर्वेचर के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो एक लेंथ मिली, मतलब एक डायमीटर मिला। इस डायमीटर को बोला जाएगा अपर्चर। अपर्चर कुल मिला के बच्चों ये बताता है कि किसी भी मिरर में रिफ्लेक्टिंग एरिया कितना है। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग एरिया दैट मीन्स अपर्चर उतनी ज़्यादा, जितना कम रिफ्लेक्टिंग एरिया उतना कम अपर्चर। ठीक है, यहाँ पे इस मिरर का एक मिड पॉइंट अगर लूँ, इस मिड पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को अगर ज्वाइन करें तो एक लाइन फॉर्म होगी। इस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे कहीं पे होगा पोल, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पे अगर मैं पोल की बात करूँ, हालांकि ये स्फीयर है, यहाँ पे पोल नहीं होगा, फिर भी हम बोल देते हैं लेट्स सपोज ये पोल है, तो इसको बोल दिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की, या फिर यहाँ पे स्फीयर में बात करें तो स्फीयर के बाउंड्री से लेकर के और सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। स्फीयर की क्या होती है? रेडियस होती है। बच्चों ये स्फीयर थोड़ी है, ये तो कर्वेचर है, तो कर्वेचर की रेडियस को क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी होगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे दो मिरर्स होते हैं जिसको क्या क्या बोला जाता है? कॉन्केव मिरर
कॉन्वेक्स मिरर, मैं अगर अपने हाथ पे देखूं, ये अगर मेरा हाथ है, इस वाले पार्ट से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, केव वाले पार्ट से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको बोला जाएगा कॉनकेव, और इस वाले पार्ट से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्स। फिर यहाँ पे ये वाली सरफेस पेंट होगी, यहाँ पे ये वाली सरफेस पेंट है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, केव वाले पार्ट से कॉनकेव, दूसरे वाले पार्ट से कॉन्वेक्स। यहाँ पे देखो पार्ट निकला हुआ है, बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ है। कितने मिरर हो गए? 2 मिरर हो गए, एक हो गया कॉन्वेक्स और दूसरा हो गया कॉनकेव। बच्चों आज हम इंट्रोडक्शन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ और फिनोमेना देखेंगे या कुछ और टर्म्स देखेंगे। इन टर्म्स का नाम क्या होगा? एक होगी फोकल लेंथ और एक होगी फोकस, बट वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है? थैंक यू।